नमस्कार मित्रों, ई दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अनेकानेक सामरिक, राजनीतिक, सामाजिक, जियोपॉलिटिक्स, सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होती रहती है। और विशेषकर पिछले जो एपिसोड हैं मैंने काफ़ी एपिसोड हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जिहाद हो रहा है, गजवा हिंद के तहत कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी को बदली करने के लिए किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं और जो काम भी कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, या सरकार या समाज सेवी या दूसरे लोग, तो वह ऊँट के मुँह में जीरा है। अगर यही स्थिति रही ताने बाने की तो यह स्थिति बहुत बिगड़ सकती है आने वाले समय में। इस विषय पर मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से जिहाद जुड़ा हुआ है अनेक विषयों से। जिस प्रकार से मैंने बताया, लैंड जिहाद, लव जिहाद, व्यापार जिहाद, सांस्कृतिक जिहाद, ये सारे किस प्रकार से इनसे जुड़ा हुआ है। गजवा हिंद का जो कार्यक्रम या किस प्रकार से हवाला का पैसा पहुंचाया जा रहा है ताकि राजनीतिक पकड़ मजबूत करके इनको आगे बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड में विशेषकर निकाय चुनाव के आने से पहले यहाँ पर जिस प्रकार से घुसपैठ हुई है पैसे के माध्यम से, सोचनीय है। सारे सनातन समाज को सोचनीय विषय है। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में सामाजिक ताने बाने को नष्ट किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड के समाज में वैमनस्य पैदा हो। और वैमनस्य पैदा करने के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, अनेक इनके पास हैं। बशर्ते कि इस्लाम में बहुत और फिरके हैं, गिरजाघरों में किस प्रकार से भेदभाव होता है यह किसी को पता नहीं। सनातन तो फिर भी इसमें लगातार सुधार हो रहा है और एक बहुत अच्छी सनातन की पहचान है। बात काफ़ी पुरानी है, जब भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब थे और वे 2020 में जनवरी के महीने केरल में गए थे। उन्होंने केरल में श्रद्धालु सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर उपराष्ट्रपति के तौर पर कहा था कि जातिगत भेदभाव खत्म करो, यह समाज की ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर देश ने महत्वपूर्ण कामयाबी प्राप्त की है, लेकिन जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव बढ़ने के मामले चिंता के विषय। यह सिर्फ केरल में नहीं, यह उत्तराखंड में भी लागू होता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामुदायिकवाद, लिंगवाद, यहाँ की जातियों के अंदर भी भेदभाव यह सनातन धर्म में है, था और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसको तेज़ी से ख़त्म होना चाहिए था, जो कि समाज में वैमनस्य को न बढ़ाए और सनातन को, भारत को मजबूत करे। अगर यह प्रक्रिया तेज़ी से चलती, लेकिन यह बहुत धीरे चलाई जा रही है। इसके पीछे राजनीतिक समीकरण का होना, गजवा हिंद का पैसा आना और हवाला के पैसे से यहाँ पर तेज़ी के साथ इस्लामीकरण करना उत्तराखंड में, या मिशनरियों को पैसा आना, इस पर काम बहुत धीरे हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ यहाँ उत्तराखंड जैसे राज्य में गरीबी के कारण कुछ लोग अपने मकान बाहर से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देकर बैठे हुए हैं। उनकी मजबूरी है, उनको किराया चाहिए, उनके पास रोज़गार के साधन नहीं है। तो सरकार को हम सलाह देते हैं कि उन्होंने जो मकान किराए पर दे रखे हैं उनसे सरकार किराए पर ले मकान,
और उनमें लघु उद्योग लगाए और उसी को वहाँ पर एम्प्लॉय कर दे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जगह का हो। लेकिन सरकार को यह काम करना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली ना हो तो एक कड़वा उपाय होगा, इसमें पैसा भी लगेगा। अगर सरकार इस काम को कर सकती है तो यह बहुत फ़ायदेमंद होगा राष्ट्र हित के लिए। केंद्र की भी इसमें मदद ले सकते हैं। ये तोड़ने फोड़ने से काम नहीं चलेगा। सनातन को बचाना है, जिहाद को रोकना है तो यह प्रक्रिया बहुत सही होगी। निस्संदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। यह विडंबना है कि देश को आज़ाद हुए 7 दशक से भी अधिक समय बीत चुके हैं, उसके बाद भी जाति प्रथा के चंगुल से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। और यह समाज के ताने बाने में जहर फैला रहा है। लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विरोधाभास है कि सरकारी ओहदे के लिए आवेदन का चयन की प्रक्रिया के वक्त भी जाति को प्रमुखता दी जाती है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ये विडंबना, ये नौबत नहीं आएगी अगर हम इस जो हमने सलाह दी है सरकार को, सरकार यह काम करती है तो यह समस्या आएगी नहीं है। सबके पास भरपूर भोजन होगा तो वो एक दूसरे का छीना झपटी नहीं करेंगे। भेदभाव का कोई के लिए जगह नहीं होगी। जाति प्रथा क्या है कि वैमनस्यता को बढ़ाती है, हमारी एकता में दरार पैदा करती है, सनातन को तोड़ती है। बशर्ते कि मुसलमानों में 72 फिरके हैं, वो इस चीज़ को नहीं बताते हैं। लेकिन जब उनको अपने धर्म का प्रचार करना हो और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र का इस्लामीकरण के लिए आना हो तो वे अपने कार्यक्रम के तहत आते हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ रहते हैं। चाहे उन्हें पैसा लगाना पड़े, चाहे उन्हें छुरा कांटा चलाना पड़े, चाहे उन्हें हिंसा करनी पड़े, ये सब करते रहे। उत्तराखंड में ये सब दिख रहा था, हल्द्वानी में दिखा गया, यह देखा गया, पुरोला में, उत्तरकाशी में यह देखा गया, धारचूला में अनेक लड़कियों को साथ किस प्रकार से उनके साथ दबाव बना करके उनके साथ जिहाद किया जाता है। व्यापार जिहाद हो तो व्यापार जिहाद में लव जिहाद भी है। लव जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई सुनार है, दर्जी है, यहाँ पर वो लव जिहाद के लिए आधार बनाता है। लेकिन अब आप बोलेंगे यार तुमने इसने मकान दिया हुआ है, मकान दिया, उसकी मजबूरी है, उसको पैसा चाहिए भाई, उसको रोज़गार नहीं है, तो उसके लिए सरकार आकलन करे। अगर ऐसा कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए उसके बच्चे को उसी के घर में रोज़गार दे दे। जो मकान उसने किराए पर दिया है उसी को वहीं पर उसके आदमी को उसको रोज़गार लगा दे, एक लघु उद्योग लगा दे और उस प्रोडक्ट को खुद खरीदे। तो इससे क्या होगा कि देश में जो राज्यों में देश में इस प्रकार की जो घटना नहीं होगी डेमोग्राफी बदली होने की, जैसे कि उत्तराखंड में हो रही है। इसके लिए मैं बताया ना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। वर्गवाद भी है भाई, ये फौजी है, ये वो है, ये इस जाति का है, ये इस क्षेत्र का है, ये सारी गड़बड़ है, सारा गड़बड़ है। ये शहरी है। अब इसमें सांस्कृतिक में मैंने एक वीडियो डाला था। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे बचना होगा, समाज को सुदृढ़ बनाना होगा। अब यहाँ पर हम जाति प्रथा का विषय बता रहे थे कि वो समाज में वैमनस्य फैला रही है, जहर फैला रही है, जिसके कारण कि समाज की टूट को फ़ायदा उठा करके जिहाद को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो हमें उन भाइयों का साथ देना पड़ेगा जिनके साथ भेदभाव होता है। उनके कटे हुए पर नमक नहीं छिड़कना है, मलहम लगाना है, ये बात कर रहे हैं हम। तो ये जो
बुद्धिजीवी वर्ग है, इसको यह सोचना पड़ेगा। मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे धमकियाँ मिलती है, तुमको कानूनी पचड़े में फंसा देंगे, तुमको तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मेरे को कई बार सर कलम करने की धमकियाँ मिल गई, मैं नहीं डरता। मेरा जिस दिन मेरी मौत होगी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने देखा यहाँ पर कि इस चीज़ को फैलाने के लिए फौज में भी प्रयास किए गए। आपने देखा होगा सिख सेंटर का, और जो जिस समय से हरमिंदर साहब में जिस प्रकार से हरकतें हुई थी, उस समय फौज के अंदर भी ये चीज़ें डाली गई थी और आज भी डालने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान स्थित ISI। वो इस पर लगा ही हुआ है, जैसे कि ऑपरेशन कराने में उनका योगदान रहा है बहुत बड़ा। अमृतसर में पाकिस्तान का ISI का आज भी कर रहा है, पन्नों को बिठा के रखा हुआ। उस टाइम उसने जो है दूसरों को बिठा के रखा था, आज पन्नों को बिठा के रखा है और पन्नों के द्वारा जो पैसा आ रहा है, और गजवा हिंद की इसमें साठगांठ है। ISI, देवबंद, ये सारे जो है कठबुल्ले मिल करके उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहर फैलाने के लिए खूब पैसा फेंक रहे हैं, हवाला से राजनीतिक पकड़ के लिए, ताकि तथाकथित बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ सैकड़ों प्रजाति के कीड़े सत्ता में आ जाएं और उसके बाद इनकी बल्ले बल्ले हो जाए। ये आराम से अपना वहाँ पर एक अड्डा बना सकते हैं उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और एक कश्मीर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा समाज के लोगों को। जातिवाद राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, इसको तोड़ो, इस पर काम करो। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो कि जिससे कि किसी की आत्मा दुखे और वह अपने को भेदभाव से प्रभावित व्यक्ति समझे या बोले। तो अभी इसमें जो गजवा हिंद के सिपाहियों की बात नहीं करना, उनका चलता विक्टिम कार्ड, हाय मर गए, लुट गए, हमको बर्बाद कर गए, हमें जीने का हमारा छीन लिया, ये सब गजवा हिंद की और मदरसों की पढ़ाई है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। भारत में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन से रहो। उस पर तो भेदभाव है, कानून के अनुसार रहो, इस पर तो बात है। तो उत्तराखंड में स्थिति थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर डेमोग्राफी बदली होने का कारण यही है कि रोजगार से संबंधित, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, समाज सेवी संस्थाओं को सरकार का साथ देना पड़ेगा। थोड़ा धनाभाव है, हमें पैसे की ज़रूरत है। केंद्र से भी हम गुहार लगा सकते थे इस काम को करने के लिए जाति में, ताकि हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़े नहीं, बेमनुष्य न बढ़े, समाज में जहर न फैले। हमारा कहने का मतलब ये है। अब क्या है कि ऐसा क्यों करा रहे हैं ISI वाले, पाकिस्तान वाले, विदेशी ताकतें ऐसा क्यों कर? उत्तराखंड में है ही क्या? वो ऐसा पैसा क्यों डाल रहे हैं? उत्तराखंड के समाज में वैमनस्य पैदा करने से उनको क्या फ़ायदा है? आप पूछोगे मेरे को, मैं बताता हूँ आपको। आप अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़िए या सीमाओं की सामरिक संबंधी खबरें पढ़िए। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर सेंसर लगे हैं, डिजिटल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सेना को बिल्कुल दुरुस्त किया गया है, जो ज़रूरत है सब दे रहा है केंद्र। पहले की तरह नहीं कि सरकार के ले गया बॉर्डर से, वो नहीं। अभी तो सीधा अंदर घुस के मारेंगे वाले लोग बैठे हुए हैं। सब देने के बाद भी वहाँ पर अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ जाती बीच बीच में। वैसे 2014 से पहले तकरीबन 1250 फौजियों की कैजुअल्टी हुई, एक शर्म की बात थी, और वो अभी 500 तक पहुंच गई है 10 साल में, मतलब कम हुई है, घटी आतंकवादी घटनाएं। जब ये सख्त कदम लिया, और भी सख्त कदम लेना पड़ेगा। हम सरकार को बताएंगे, उत्तराखंड सरकार को बताएंगे कि अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करे। हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है, और जो बॉर्डर पर जो कार्रवाई चल रही है उस पर जो है और भी सख्ताई से काम लें। हम अपने बेटों को भेजेंगे, हमारे बेटे जा रहे हैं, हमारे बेटे लड़ रहे हैं देश के लिए। हर 5वां आदमी उत्तराखंड का फौजी है, वे बॉर्डर पर हैं, लेकिन वहाँ पर गजवा हिंद के 2 लाख सिपाही घूम रहे हैं,
कबाड़ के रूप में, दर्जी के रूप में और फेरी वाले के रूप में। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि लव जिहाद के तहत किस प्रकार से भारत की सामरिक जो सामाजिक स्थली को दूषित किया जा रहा है और वहाँ पर पैसा अंधाधुंध फेंका जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ सारे नहीं, कुछ इन्वॉल्व हैं, तो कुछ जो है जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है। उन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को और इन पर जो है इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। NIA का एक विशेष हेडक्वार्टर उत्तराखंड में स्थापित किया जाना चाहिए, शायद कुछ फायदा होगा। अब मैं यहाँ पर जो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है जो सामरिक विषय, जिसको मैंने आपको बताया कि भाई ये सामरिक विषय किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आपको एक छोटा उदाहरण दिया। ये बड़ा उदाहरण नहीं है कि भारत को कमज़ोर करने के लिए, CPEC को रेगुलराइज करने के लिए चीन की घुसपैठ, चीन का भरोसा कोई नहीं कर सकता है, ऐसे अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कर सकता है, कब वो किसका दोस्त बन जाए, किसका दुश्मन का बन जाए। उसी तरह से चीन का क्या है कि अपनी ज़मीन के लिए, ज़मीन के 2 टुकड़े के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसको बोलते हैं जो चिंदी चोर पहले बोलते हैं, पर लेकिन ये चीन की हम प्रशंसा करते हैं कि उसने जिहाद पर बहुत कड़ा प्रहार किया है अपने देश में, और अपनी देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए चीन ने बहुत कठोर कदम उठाया है। भारत को सीखना चाहिए उससे। अगर नहीं सीखता है, आने वाले समय में भारत पछताएगा। अंडमान निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है, 572 द्वीप है वहाँ पर। आप बोलोगे अभी कश्मीर से सीधा अंडमान द्वीप समूह ले गया क्या, खोपड़ी ठीक है जी। ये आपके उत्तराखंड के जो सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। और भी राज्य हैं, मैं उत्तराखंड की बात उदाहरण दिया हूँ, और भी राज्य हैं, 572 द्वीप हैं और कुल क्षेत्र पर 8,259 वर्ग किलोमीटर का उसका इलाका है। यानी हांगकांग से 8 गुना, सिंगापुर से 11 गुना, सेशल से 20 गुना और मॉरिशस से 4 गुना। और यहाँ के मूल निवासी और संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा रखने के बाद भी यह विशाल क्षेत्र इतना हमारा अवस्था है, उसको हमने जोड़ा नहीं है। अब यह मात्र एक संयोग है कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह शेष भारत के उच्च कोटि के संचार तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए एक ऐसे मौके पर कदम रखा था, उठाया था, जब चीन की तानाशाही नीतियों के कारण उसका हांगकांग द्वीप अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र खो बैठने के कगार पे था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस समय के जो हैं पत्रकार, बुद्धिजीवी, ये लगभग अगस्त 2020 की बात है, ये बात को बता रहे थे। अब यह एक मात्र संयोग है कि हांगकांग में गड़बड़ होना, अंडमान निकोबार में फाइबर ऑप्टिकल केबल के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को रेखांकित करना कि संचार की इस नई सीढ़ी से भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट ईस्ट नीति को नया आयाम मिलेगा। एक्ट ईस्ट मतलब हमारा एक्शन ईस्ट में क्या होता है, नया आयाम मिलेगा। इससे न केवल अंडमान निकोबार क्षेत्र के मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार को, नए हवाई अड्डे शुरू करने को मदद मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र की व्यापारिक समुद्री जहाज़ों के रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इसको हम विकसित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा था। वहाँ पर से बहुत सारा जो व्यापार है ना भारत का या दूसरे देशों का, अंडमान निकोबार होते हुए इंदिरा पॉइंट आपने देखा होगा, भारत के सबसे अंतिम छोर जो उसको इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का, वहाँ से सुमात्रा की दूरी है ना केवल 145 किलोमीटर है। इससे ज़्यादा तो देहरादून से और जोधपुर की दूरी है। चीन का 80% और जापान के कुल तेल का आयात का 60% का जो हिस्सा यहीं से होकर निकलता है। इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप और एशिया को होने वाली चीनी निर्यात और इन देशों के उससे द्वारा आयात किया जाने वाला कच्चा माल भी इसी इलाके से होकर गुजरता है। मैं बता रहा हूँ, पहले आप इस चीज़ को ध्यान दो कि क्या चोट पड़ रही चीन को। तो ये सारी सैनिक शक्ति को मजबूत करता है। और जैसे मैंने बताया, उत्तराखंड का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका ने भारतीय नौसेना के साथ अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास भी किया था। ये भी थोड़ा सा चुभने वाली बात थी चीन को। तो ये अंडमान निकोबार को विकसित करना, यहाँ पर ये इस प्रकार की संचार व्यवस्था को स्थापित करना उस समय दूसरे तरीके से देखा जा रहा था। वामपंथी जो कि चीन के परम मित्र हैं, वह इस विषय पर बड़ा हल्लो हंगामा मचा रहे थे और यहाँ तक बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है छेड़खानी मत करो, वन्य प्राणियों को पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसका विकास करना इसका मतलब ठीक नहीं है। और आंदोलन जी भी मैदान में उतर चुके थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं अंधभक्त हूँ, मैं आँख खोल के बता रहा हूँ आपको, या चमचा भी नहीं हूँ कि चमचागिरी कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ तर्कों के साथ। क्या होता है कि वहाँ पर भारत अगर वहाँ पर अभी शुरू हो गया नॉर्वे के साथ वहाँ पर तेल निकालना, और ये बिल्कुल 2 साल के अंदर फुल फ्लाइज में ये तेल निर्यात होना शुरू हो गया। और मेरे ख्याल से मैक्सिको के साथ तो इस पर बात भी हो गई है तेल निर्यात की, जबकि मैक्सिको दुनिया को तेल देता था। आज स्थिति है कि वो तेल आयात कर रहा है, उसका सारा खत्म हो गया तेल का। अब उसने पहले खूब बेचा, सस्ते दाम पर बेचा, वो खाली हो गया, आयात करना पड़ेगा। तेल की ज़रूरत है भारत में। अगर यह अंडमान निकोबार का नॉर्वे की मदद से, ONGC की मदद से काम शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भारत की पूरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि भारत एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये जल्दी होने वाला है। और इसके लिए जो तेल निर्यातक देश हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी है, UAE है या रूस है, उनके लिए भी ये खबर एक दर्दनाक हो सकती है। क्योंकि भारत तेल का आयात नहीं करेगा, आयात करेगा तो उसको बेचेगा एक व्यापारी की तरह और पैसा कमाएगा। इकोनॉमी दूसरी नंबर पे भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और यह दुख देने वाला विषय है चीन को। और चीन ने अपने आंदोलन जीवी, वामपंथी, जिहादी सब घुसा कर रख दिए हैं कि यहाँ को डिस्टर्ब करो। सबसे पहले उत्तराखंड की डेमोग्राफी को ख़त्म करो। यहाँ का हर 5वां आदमी फौज में है, इनको डिस्टर्ब करो, इनको इन्फॉर्मेशन लो, इनको डिस्ट्रॉय करो। केंद्र सरकार को इस चीज़ को रोकने के लिए भारत की सामरिक जो ज़रूरत को देखते हुए सामरिक षड्यंत्र को जो कर रहे हैं लोग, उसको फेल करने के लिए त्वरित कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं उठाएंगे तो बहुत बड़ी देश को राष्ट्र हित में नुकसान वाली बात हो जाएगी। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो चल रहा है घुसपैठ जिहाद, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत कौन बसा रहा है? राजनीतिक पार्टियों, किस किस पार्टी को पैसा जा रहा है हवाला के माध्यम से, क्यों और कैसे, कब, कम, जबकि वह इनकम भी नहीं है। वहाँ पर जो व्यापारी बैठे हुए हैं, दिहाड़ी वाले बैठे हुए हैं, या जो वहाँ के
कबाड़ बीनने वाले बाहर से आए हुए हैं जो लोग, वो बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से गजवा हिंद के तहत, मैंने बताया कई वीडियो में 2 लाख से ऊपर है उनकी संख्या, और इसमें सिर्फ फेरी वाले और कबाड़ वालों को मैं जोड़ रहा हूँ, 2 लाख, बाकियों की गिनती अगिनत है। और इनका ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुम्मे की नमाज के दिन क्या तकरीर दी जाती है वो आप सुन लीजिए। उसके अलावा जो वहाँ फैलाया जाता है मलबा जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, नस्लवाद का, वर्गवाद का, वो वहाँ के समाज को तोड़ने वाला है, और ये फैलाने वाले जिहादी होते हैं, या वो जो कम बुद्धि वाले होते हैं उनको बता देते हैं और वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण समाज में बेमनुष्य फैलता है। जैसे कि मेरे जैसे लोगों को फिर धमकी आनी शुरू हो जाती है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का क्या हाल हुआ था, और जो छोटे मोटे जो भी पत्रकार हैं जिन्होंने इस प्रकार की आवाज़ उठाई, उनको धमकियाँ मिलना आम बात है। मुझे भी मिलती है, मैं कई बार बोलता हूँ, मैं परवाह नहीं करता। सच करो, सच बोलो, अच्छा करो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे ही पूरे सनातनी होते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। जातिवाद मैंने जिस प्रकार से बताया एक कलंक और समाज को दूषित करने वाला हो गया, हम उस पर भी काम करना चाहिए। सनातनियों को इस विषय पर आगे आना चाहिए और अपनी जो अपना अहंकार है ना, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम दूसरों के बारे में नहीं जानते, तुम्हारे कितने फिरके क्या हैं, भेदभाव तुम्हारे यहाँ भी है, पर लेकिन तुम दूसरे के सामने रोजगार क्यों नहीं होने देते उसको। इस तरह से वहाँ पर जहर फैलाया जा रहा है कि हम अच्छे तुम बुरे हो। तो इस चीज़ को हर उत्तराखंड के आदमी को समझना होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको समझना पड़ेगा। सनातनियों को विशेषकर सरकार को इस प्रकार के जो सामाजिक विघटन हो रहे हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब ये चीज़ क्यों फैलाई जा रही है मैं बता रहा हूँ कि इससे जो है अंडमान निकोबार से चीन को सीधा नुकसान है, और गजवा हिंद की मार्फत से, बशर्ते कि उसने अपने देश में सारे जिहादियों को कूट कूट करके उनका जो है भुड़ता बना दिया है, और उनके जितने भी पूजा स्थल हैं उनको टॉयलेट बना दिया है, शराब खाने बना दिया है, उनकी टोपियाँ छीन ली, दाढ़ियाँ छीन ली, कुरान छीन ली उनके हाथ से, और वो उनको दबा के बैठा हुआ है। अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन भारत के लिए वो इनको भेजता, पैसा देता है और उनको बिठाता वहाँ पे, ताकि वे जिहाद के तहत नेपाल में अराजकता फैलाएं, भारत में अराजकता फैलाएं, और इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, ताकि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए भारत के मध्य हिमालय राज्य पर यह कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पैसा आना नॉर्मल बात है। अगर कोई आदमी 2000 किराया दे रहा है, उसको जिहादी सोच वाले से, आईएसआई स्लीपर वाले से 10,000 5,000 मिल रहा ब्लैक मनी, तो उससे तो खुशी है भाई, रह ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, तो कुछ भी करे, लव जिहाद कर, भूमि जिहाद कर, राष्ट्र को तोड़, कुछ भी कर, उसको तो कुर्सी चाहिए, उसका लालच है। सरकार को आगे आना पड़ेगा। इस प्रकार के जो मकान किराए पर दे रखे लोगों ने, उनको मदद करनी पड़ेगी कि उनका दर्द कहाँ है, उनको क्यों महत्वाकांक्षा है। इस पर सरकार को अलग विभाग खोलने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जहाँ तक हिंसा होती है, एटीएस और उत्तराखंड पुलिस नहीं गुजर सकती है, तो फौज से रिटायर्ड हुए जो राष्ट्रीय राइफल के युवा हैं, सोल्जर्स हैं, अफसर्स हैं, जीसीओज हैं, उनको 1 या 2 बटालियन को, उन्होंने 2 बटालियन गठित करनी चाहिए स्टेट लेवल में, ताकि वे त्वरित कार्रवाई कर सकें और इन पर अंकुश लगा सकें। आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बहुत विकट है, क्योंकि लालच के चक्कर में सनातनी बर्बाद हो रहा है, और इसको बर्बाद होने से हमें रोकना है। अगर पूरा देश इकट्ठा होकर करके इस विषय को गंभीरता से लेता है, तो आने वाले समय में 4 धाम यात्रा पर जो लोग जाते हैं ना सनातनी, उन पर पथराव नहीं होगा, भारत की सीमाएँ सुरक्षित रहेंगी। तो इसलिए अनेक उत्तराखंड में जो जिहाद है एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर विचार करना हर बुद्धिजीवी का, हर राष्ट्रवादी का कर्तव्य है। हम उन तथाकथित बुद्धिजीवी सेकुलर प्रजाति के लोगों से भी
प्रार्थना करते हैं कि आप वापस हो जाओ, जो रास्ता आपने चुना वो गलत चुना हुआ है, आप राष्ट्र हित की बातें शुरू कर दो। आंदोलन जीवियों आलोचनाओं से काम नहीं बनने वाला है। आप तटस्थ होकर के ऐसे काम करो जिससे कि आपका भी भला हो, देश का भी भला हो, राज्य का भला हो, समाज का भला हो। और ये जो यमन सीरिया के लिए जो भूमिका बनाने वाले जो तत्व घुस चुके हैं देश में, इन पर अंकुश लगे। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो आपको हम भेजते रहेंगे जो राष्ट्र हित के हों और हमारे तिरंगे को सल्यूट करते हों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।